ये कहानी रेनी की है। रेनी एक सिंपल लड़की थी जो रोज काम पे जाया करती थी, हर एक बात माना करती थी, सारी चीजें रूल के हिसाब से करती थी। बेसिकली ऐसी लड़की थी जो कैरामलाइज पॉपकॉर्न पे 80% टैक्स भी भरती, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती है कि उसके गुस्से की सीमा पार हो जाती है, जिसके बाद वो एक प्रोफेशनल सीरियल किलर बन जाती है। और हर एक किलिंग के बाद जिस तरीके से वो पुलिस से बचती है वो देखने लायक है। सो ये कहानी है स्वीट पी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी यानी व्यूअर्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे चैनल के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये इस साल का आखिरी वीडियो है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आने वाले साल में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। वही मेरे चैनल के नए मेंबर सोहम ठाकुर, इनका भी थैंक यू सो मच चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। सो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रेने रोज ऑफिस में जाने वाली एक सोशली ऑकवर्ड और इंट्रोवर्ट लड़की है। हर काम वो रूल के हिसाब से ही करती थी, लेकिन लोग मानो उसे अनदेखा ही करते थे। इस कारण से रेनी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती। वो अपनी बात रखना भी चाहे तो भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। बचपन में रेनी की माँ अपने दोनों बेटी और पति को छोड़कर कहीं चली गई थी, जिसके कारण रेने को बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। उसकी एक बहन सेरेना भी होती है, लेकिन सेरेना बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत होती है, इसीलिए वो रेनी को हमेशा इग्नोर करती थी। दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं था और आज रेने पूरी तरीके से अकेले पड़ गई थी। वो कई बार तो ये भी सोचती थी कि अगर मुझे अपनी जिंदगी सही करनी होगी तो मुझे लोगों को तो सीधा मार ही डालना होगा। और उसने एक लिस्ट भी बनाई थी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर का नाम था जूलिया का। जूलिया स्कूल टाइम में रेने को बहुत ही ज्यादा बुली किया करती थी। दरअसल रेने की माँ के जाने के बाद रेने अकेली रहने लगी थी और स्कूल में जूलिया और उसके दोस्तों ने ये बात फैला दी कि रेने मर चुकी है और वो एक भूत है। इसके कारण बच्चे डर गए थे और कोई भी अब रेने से बात नहीं करता था। अब इस बात के कारण रेने का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए खत्म हो गया। रेने बचपन में ही इतनी स्ट्रेस्ड आउट रहने लगी थी कि वो जाने अनजाने में जब भी जूलिया को देखती तब स्ट्रेस में अपने ही बाल खींचकर निकालने लगी थी, जिसके कारण उसके काफी बाल भी चले गए थे। घर में कोई ज्यादा ध्यान देने वाला था नहीं, इसलिए इस प्रॉब्लम को कभी भी वो सॉल्व नहीं कर पाई। अभी फिलहाल रेनी की जिंदगी में एक ही इंसान था जो उसके साथ खड़ा था, जो थे उसके बीमार पिता टोनी, जो कि आज हॉस्पिटल में एडमिट है। टोनी की तमन्ना थी कि उसकी बेटी किसी तरह अपने इस डर से उभर आए और एक कॉन्फिडेंट लड़की बने। दोनों का बॉन्डिंग अच्छा था। एक दिन हॉस्पिटल में उसके पिता की तबीयत काफी खराब होने लगती है। अब रिनी नर्स को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन नर्स किसी दूसरे के साथ ही बातों में उलझी हुई थी और रिनी पे ध्यान नहीं देती। और जब तक मेडिकल स्टाफ उस वार्ड में पहुंच जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके पिता का देहांत हो गया था। अब ये देखकर रिनी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वो पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। वो अपने आप को माफी नहीं कर पाती इस गलती के लिए। अब वो दुख धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। सबसे पहला गुस्सा था उसके माँ पर, दूसरा गुस्सा था उसके बहन पर कि कभी भी उसने रेने को हाय भी नहीं कहा, ना ही अपने बूढ़े पिता के पास वो आई। वो इतनी गुस्सा होती है कि वो अब सबको तकलीफ देना चाहती थी। खैर अब पिता के जाने के बाद भी उसकी बहन उसे कॉल वगैरह नहीं करती। रेनी किसी तरह खुद से उनका सारा फ्यूनरल अरेंज करवाती है, सबको पैसे देकर सारी चीजें अकेले ही मैनेज करती है। अब उसकी बहन फ्यूनरल के ही दिन काफी लेट आ जाती है फ्रांस से। अब यहाँ पे प्रीस्ट फैमिली का नाम लेने लगते हैं तो सबसे पहले तो वो रिनी का नाम ही गलत लेते हैं, जिसके बाद वो रिनी को बेटी की बजाय केयर टेकर कहते हैं, जिससे रिनी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। खैर इसके बाद अब रिनी यही मौका देखती है ताकि वो अपनी बहन से थोड़ा कनेक्ट हो सके, बात कर सके, लेकिन सेरेना अपनी ही दुनिया में मग्न होती है। फ्यूनरल खत्म हो जाता है और सभी लोग उसके बहन को ही कंडोलेंस ऑफर करने लगते। हमेशा की तरह रिनी मायूस होती है, लेकिन रिनी के होश तो तब उड़ते हैं जब चर्च में से जूलिया अपने पूरे गैंग के साथ चर्च से बाहर आती है। उसे देखकर रिनी काफी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद सबके लिए खाना ऑफर किया होता है, जहाँ पर जूलिया और रिनी की बहन सेरेना जानबूझकर खाने की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करते हैं, काफी कुछ भला बुरा कहते हैं। अब फाइनली जूलिया रिनी को देखती है और उसे जानबूझकर पूछती है कि अरे तुम भी यहाँ पे हो, कैसे हो। रिनी को अंदर से काफी गुस्सा आ रहा था कि तुम मेरे ही पिता की फ्यूनरल पे आई हो और मुझसे ही पूछ रही हो कैसी हो।
लेकिन वो जूलिया से काफी डरती थी, इसीलिए वो पूरी फ्रीज हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती। अब फंक्शन होने के बाद सेरेना जो फ्रांस से आई हुई थी वो उसी दिन वापस जा रही थी, लेकिन जाते हुए वो रिनी के ऊपर एक बॉम्ब डालती है और कहती है मैं अब पापा का घर और बिजनेस सीधा बेच रही हूँ। ये सुन के रिनी शॉक होती है और उससे मिन्नतें करने लगती है कि मैं वहाँ पे रहती हूँ, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। तो रिनी कहती है कि अरे तुम अपने लिए नया घर खरीद लो, यही क्यों रहना है। तो रिनी उससे कहती है कि मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ, मुझे कौन पैसे देने वाला है, और उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सेरेना सीधा मुंह टेढ़ा करके वहाँ से निकल जाती है। अब जाती हुए उसे ये भी कहती है कि जूलिया रियल एस्टेट एजेंट है जो घर को अब मैनेज करेगी, यानी कि जूलिया वापस रिनी की जिंदगी खराब करने के लिए आई थी। इसके कारण वो बहुत ही गुस्सा होती है। शाम को घर जाते हुए रिनी जूलिया का सोशल मीडिया देखने लगती है। उसकी लाइफ परफेक्ट थी, उसका एक अच्छा खासा फियांसे भी था, दोनों के पास काफी अच्छा पैसा था और रिनी उसके लाइफ से एनवी करने लगती है। अब रात में वो घर आ जाती है जहाँ हम उसके डॉग टिंग को देखते हैं जो उसका आखिरी दोस्त बचा था। लेकिन पूरे रात घर अब बिकने वाला है, इस थॉट से ही उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वो सोचने लगती है कि काश सेरेना उसकी जिंदगी भी नहीं होती तो वो शांति से घर में रह सकती थी, और वो अपनी बहन से नफरत करने लगती है। अब अगले दिन घर साफ करते हुए उसे अपना विग दिखाई देता है जो वो स्कूल टाइम में पहना करती थी। दरअसल जूलिया इतना टॉर्चर करती थी कि रिनी ने अपने सारे बाल नोच कर निकाले थे और उसे विग पहनना पड़ता था। अब उसी दिन वो ऑफिस आती है जहाँ पे किसी को पता भी नहीं था कि 10 दिन ये लड़की नहीं थी या उसके पिता अभी अभी मरे हैं। खैर वो अपने बॉस के ऑफिस में एक वैकेंसी देखती है जूनियर जर्नलिस्ट की। अब वो तुरंत अपना रेज्यूमे वगैरह प्रिपेयर करती है और नोलन यानी उसके बॉस के पास जाकर कहती है कि मुझे एक चांस दो, मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ। लेकिन नोलन काफी रूडली मना कर देता और कहता है कि तुम इसके लायक भी नहीं हो। हर एक पल रिनी का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। तभी वहाँ पे एजे नाम का लड़का आता है जो उसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आया था। थोड़े समय के बाद नॉर्मन एजे को बिना किसी स्ट्रगल के वो जॉब दे देता है, जो देखकर रिनी एजे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एजे ऑफिस से जाने के बाद अब वो एक छोटा सा चाकू लेके एजे का पीछा करने लगती है। उसके पीछे पीछे वो एक डार्क टनल में आकर उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वही चाकू उसी के हाथ पर लग जाता है जिससे वो चिल्ला देती है, जो सुन के एजे भी चौंक जाता है। अब रिनी उसे कुछ एक्सक्यूज बनाती है और कहती है कि तुम अपना ईमेल भूल गए थे। अब वो देकर एजे वहाँ से चला जाता है। एक शाम को वो अपने डॉग को घुमाने के लिए लेकर जाती है और तभी उसे सेरेना का मैसेज आता है कि कल रियल्टर घर का वैल्यूएशन करने के लिए आने वाले हैं, यानी कि जूलिया आने वाली है। जूलिया का नाम सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और तभी उसे सामने ही जूलिया का बहुत ही बड़ा पोस्टर दिखाई देता है और वो स्कूल की यादों में जाने लगती है और अपने बाल नोचने लगती है। और इसी दरम्यान उसका बेचारा छोटा सा डॉग भागकर रोड पर चला जाता है और उसका एक्सीडेंट होकर वो वहीं मारा जाता है। अब इसके कारण रिनी पूरी तरीके से टूट गई थी, उसके पास अब कोई भी नहीं बचा था। रोते हुए वो अपने डॉगी को दफना देती है और वापस सेरेना को कॉल करके उसे मिन्नतें करने लगती है कि घर मत बेचो, जूलिया को इस घर में कदम रखने मत देना। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है और ड्रिंक करने के लिए नाइट क्लब की तरफ जाती है। लेकिन नाइट क्लब में वो जूलिया और उसके फ्रेंड्स और फियांसे को देखती है जो कि एकदम मस्त एंजॉय कर रहे थे। यानी स्कूल में पूरा उसे बुली करने के बाद इनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन रिनी उस एक्सपीरियंस के कारण आज अपने अडल्ट लाइफ में भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो काफी गुस्सा होती है और बिना डरे जूलिया के ऊपर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाती है। लेकिन जूलिया हंसते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे जिंदगी में, तुम मेरे लिए तब भी एग्जिस्ट नहीं करती थी और अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती हो, यू आर नोबडी। और तभी उसे स्कूल के फ्लैशबैक आने लगते हैं जब एक पार्टी में जूलिया और उसके दोस्तों ने रिनी का विग निकाला था। उसका पूरा सर सबको दिख रहा था और सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे और आज भी क्लब के सारे लोग उसे उसी नजर से देख रहे थे, जो देखकर वो दौड़ते हुए बाहर आती है और एक ब्रिज के पास रोने लगती है। काफी बारिश हो रही थी, उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम, उसके पिता, डॉग, सब कुछ दुनिया से चला गया था। उसका घर भी नहीं था, दोस्त भी नहीं थे, जॉब भी नहीं था, हर चीज खो दी थी उसने। वो काफी रोए जा रही थी, लेकिन तभी कोई एक नशेड़ी आ जाता है और ब्रिज के यहाँ पे यूरिनेट करने लगता है और वो सब कुछ रिनी के शरीर पर भी उड़ता है। ऊपर से वो आदमी हंसते हुए कहता है, ओ मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। रिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है
और उसी रेज में वो जाकर उसे एक लात मारती है। लेकिन वो आदमी अब रिनी को नाले में फेंकने लगता है। तभी रिनी अपने बैग से वो चाकू निकालती है और उसके सीधा गले में मारती है। वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद रिनी उसके पेट में 15 से 20 बार वार कर देती है। रिनी का चेहरा पूरा खून से भर गया था और उससे पूछती है कि क्या अब तुम्हें मैं दिखाई दे रही हूँ। फिर उसे नाले में फेंकती है और अपना रेनकोट पहनकर घर आती है। घर आने के बाद वो जोर से चिल्लाती है, मानो उसे एक नया कॉन्फिडेंस मिल गया है और अब कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। अब अगला दिन आता है। जब वो नींद से उठती है तब अचानक से पैनिक होने लगती है कि उसने एक खून किया था। अब जो कपड़े वगैरह होते हैं वो उसे धो देती है, लेकिन तभी डोरबेल बजती है। वो देखती है कि क्रेग आया होता है। क्रेग उसके पिता का एक एम्प्लॉय था और वो पिता का बिजनेस खरीदना चाहता था। उसे काफी गुस्सा आता है कि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। उसके पिता कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से गए थे और सब अपना प्रॉफिट कर रहे, इसीलिए वो दरवाजा ही बंद कर देती है। अब इसके बाद वो नाइफ उठाती है जिसे पिछले रात में उसने एक आदमी को मार डाला था। उस चाकू को देख के वो अजीब तरीके से स्mirk करने लगती है, मानो उसे एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिला हो। अब इसके बाद वो उसे बॉईल कर देती है ताकि सारे ट्रेसेस मिटा दे। अब इसके बाद रेडी होके वो ऑफिस के लिए आती है। तभी बस से देखती है कि जो वारदात थी वहाँ पे पुलिस आ गए हैं। उसे काफी डर लगने लगता है कि कहीं पुलिस अब उस तक ना पहुँचे। ऑफिस में अब रेने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। तभी एजे वहाँ पे आता है उसके लिए अदरक वाली चाय लेकर। दरअसल एजे को रेनी पसंद आ गई थी। उसका ये बर्ताव देख रेने भी काफी शॉक होती है, क्योंकि अभी तक कोई भी उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। दोनों बात कर रहे थे तभी नॉर्मन उनका बॉस वहाँ पे आ जाता है और सबको चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे एक सेंसेशनल स्टोरी चाहिए। तभी जेफ मेंशन करता है कि पुलिस को आज सुबह ही गटर में एक बॉडी मिली थी, वो स्टोरी हमें कवर करनी चाहिए। नॉर्मन मान जाता है। खैर अब यहाँ पे रेने को उस आदमी की कुछ डिटेल्स पता होती है, जैसे कि वो बार में गया था वगैरह, और वो वहाँ पे शेयर करती है, जो देखकर नॉर्मन भी हैरान था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। खैर अब यहाँ पे सभी लोग उस केस पर काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे जेफ डिस्कवर करता है कि जो विक्टिम यानी जो लड़का मारा गया उसका नाम रायन लॉयड था और उसे काफी बुरी तरीके से मारा गया था, यानी कि उसके शरीर पर 14 बार हमला किया गया था एक चाकू से। लेकिन ये किसने किया इसकी कोई भी ट्रेसेस नहीं थे। अब नॉर्मन यहाँ पे स्पेक्यूलेट करता है कि ये काम किसी साइको का ही होगा और उन्हें जल्दी से जल्दी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एजे भी इस केस पर काम कर रहा था। अब एजे के कहने पर रेने भी इस केस में शामिल होती है। अब एजे उससे बात करने की कोशिश करता है कि कैसे दोनों इस केस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे वो कहता है कि पुलिस क्रिमिनल को जरूर पकड़ेगी, उसने कोई ना कोई गलती तो की होगी। लेकिन ये सुनते ही रेनी के होश उड़ जाते हैं और वहाँ से वो चली जाती है। अब इसी दरम्यान जेफ का कॉल आता है जो बताता है कि जो लड़का मर गया था उसके खिलाफ 2 लोगों ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किए थे। अब रेने यहाँ पे चाल चलती है और जो भी डिटेल्स जेफ ने दी होती है वो नॉर्मन को जाकर बताती है और कहती है कि ये सारी चीजें मैंने ढूंढी है और उसे भी अब इस केस पर काम करना है और वो रायन के पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना चाहती है। अब नॉर्मन मान जाता है, लेकिन उसके साथ एजे को भेजता है। अब उनके घर आने के बाद रायन की माँ काफी रो रही थी। वो कहती है कि रायन काफी अच्छा लड़का था और वो किलर को काफी कोसने लगती है, जिससे रेने अनकंफर्टेबल होकर वॉशरूम का बहाना करके अंदर आती है, जहाँ पे उसे रायन का रूम दिखाई देता है, जहाँ वो डस्टबिन में वही रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का पेपर देखती है, जो देखकर उसे काफी अच्छा फील होता है कि मैंने एक क्रिमिनल को मारा है। जिसके बाद वो पेपर लेकर निकल जाते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद कार में रेने सेंस बनाने लगती है कि जो भी किलर था उसने रायन को मार के सही काम किया है, जिसे सुनकर एजे भी हैरान होता है कि रेने किलर ने जो किया वो जस्टिफाई क्यों कर रही है। अब ये लोग डेव के पास जाते हैं जिसने रायन के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया था। तो डेव कहता है कि रायन ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, कुछ गलत सलत लिंक भी भेजे थे और बाद में मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाए थे, लेकिन थैंकफुली कंपनी ने तुरंत एक्शन लिए और रायन को फायर कर दिया। लेकिन इसके कारण मेरा भी काफी नाम बदनाम हुआ था। अब यहाँ पे रेने रायन के खिलाफ जितना भी सुन रही थी उसे लग रहा था कि उसके एक्शन सही है, उसे अब लोगों से रिवेंज लेना था और उसके साथ जितना भी बुरा बर्ताव हुआ था उसका वो बदला अलग अलग लोगों से रहना चाहती थी। अब वापस जाते वक्त रेने को उसके बहन का मैसेज आता है जो बोल रही होती है कि जूलिया आधे घंटे में घर पे पहुंच जाएगी, उसके पास घर की चाबी ऑलरेडी है, तो वो घर के कुछ फोटो लेने के लिए आएगी, तुम्हें वहाँ होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैसेज पढ़ के वो डर जाती है क्योंकि मर्डर की काफी सारी चीजें घर में ऐसी ही छोड़ी हुई थी।
अब वो एजे को पास में ही छोड़ने का बोल के अर्जेंटली घर आती है और ब्लड वगैरह साफ करके चाकू भी छुपा देती है। थोड़े समय बाद जूलिया उसके कलीग के साथ घर आती है और रेने को देखकर शॉक हो जाती है। अब पूरा घर देखने के बाद जूलिया रेने को ऑर्डर देती है कि घर को थोड़ा साफ कर दो, लेकिन इस एनकाउंटर के कारण भी रेने बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब उसके जाने के बाद वो तय करती है कि उसे इसके खिलाफ भी कुछ एक्शन लेना होगा। अब वो ऑफिस आती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मन को पता चल गया था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली थी वो जेफ ने निकाली थी, ना कि रेने ने। इसीलिए वो उसे काफी डांटता है, लेकिन एजे उसकी साइड लेता है और बताता है कि रेने ने भी काफी जानकारी निकाली है और उसे केस में रहना चाहिए। अब रेने ने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी वो नॉर्मन देखता है और उसे समझ आता है कि अगर ये रिवील किया तो रायन एक गलत आदमी साबित होगा और लोगों को उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी। इसीलिए वो इसे पेपर में ना छापने का डिसाइड करता है, लेकिन रेने उसे काफी समझाती है और वो मान जाता है। अब यहाँ शाम को नॉर्मन बाकी कलीग के साथ पहली बार रेने को भी इनवाइट करता है उनके साथ क्लब आने के लिए, जिसे सुनकर वो काफी हैरान और खुश भी होती है। अब ये लोग पब में एंजॉय कर रहे थे, तभी वो क्रेग से मिलती है जो उसे वर्कशॉप के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए पुश कर रहा होता है, लेकिन रेने उसे सीधा सुना देती है और कहती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ तुम पे विश्वास रखूं या नहीं। ये सुनकर रेने खुद पर ही विश्वास नहीं करती कि पहली बार वो खुद के लिए स्टैंड अप हुई है और किसी को सुना रही है। उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। अब सभी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर वो पैनिक होने लगती है। यहाँ पुलिस अनाउंस करती है कि वो सारे विटनेस से सवाल करने वाली है। रेने भागने के लिए रेस्टरूम में आती है। वो बाहर आती है तब देखती है कि एक ड्रंक आदमी होता है माइक, वो बारटेंडर के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था। ये देखकर रेने का दिमाग हट जाता है। अब वो अपने टीममेट्स को बाय बोल के निकल जाती है और बाहर आके माइक का पीछा करने लगती है। माइक अपने पत्नी से बात कर रहा होता है जो उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा रही थी। जब माइक एक सुनसान गली में जाता है तब पीछे वो रेने को देखता है। अब रेने काफी क्यूटली उसे कहती है कि मेरा डॉग एक डब्बे के नीचे अटक गया है, प्लीज मेरी मदद करो। अब माइक उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन रेने पीछे से आके उस पर चाकू से वार कर देती है। ये खून करने के बाद भी रेने को काफी अच्छा लगता है, मानो अब लोगों को मारना उसकी हॉबी हो गई थी। वो घर आने निकलती है तब उसे रास्ते पर जूलिया का बहुत ही बड़ा पोस्टर दिखाई देता है और उसे समझ आता है कि उसे अब जूलिया को भी हटाना होगा। अब रेने जूलिया पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि जूलिया अपने करियर के टॉप पर होती है। उसके अच्छे दोस्त थे, एक लग्जरियस घर था और एक हैंडसम फियोंसे भी था। उसे स्कूल का किस्सा याद आता है कि कैसे जूलिया के कारण रेने अक्सर बाथरूम में छुपा करती थी, लेकिन जूलिया और उसके दोस्त उसके ऊपर गंदे पैड्स, पेपर वगैरह डाला करते थे और आज इन सारे इंसिडेंट की सजा रेने ही भुगत रही है। वही जूलिया जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी। ये देखकर रेने को बहुत ही गुस्सा लगता है। अब वो एक प्लान बनाती है और अपने घर का फ्रीजर क्लियर कर देती है। अब उसी दिन क्रेग उसके घर पे आता है और माफी मांगता है। दोनों भी काफी अच्छे से बातें करते हैं और क्रेग उसे कॉफी के लिए पूछता है। उसी दिन वो जूलिया को कॉल करके कहती है कि कल तुम मेरे घर आना और डिसाइड करना कि कौन सी चीजें चाहिए और कौन सी नहीं। वही ऑफिस में जेफ ने वो आर्टिकल लिखा होता है जो सबको पसंद आता है और वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आया था, लेकिन आर्टिकल पे सिर्फ जेफ ने अपना ही नाम डाला था, उसने रेने का डाला ही नहीं था। ये सुन के रेने बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन जेफ उसे इग्नोर करके चला जाता है। जेफ जाने के बाद गुस्से में वो जेफ के कॉफी में कुछ केमिकल मिला देती है। दरअसल यहाँ पे सिर्फ एजे के कारण ही उसको सपोर्ट मिल रहा था, अभी भी उसकी खुद की पहचान वैसे भी नहीं थी। अब इसी दरम्यान ऑफिस में रायन की माँ आ जाती है जो इन पेपर वालों पे बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उन्होंने रायन के खिलाफ बहुत ही बुरा लिखा था। वो रेने को मारने ही आने वाली थी, लेकिन जेफ बीच में आ जाता है और कहता है कि ये आर्टिकल मैंने लिखा है। रायन की माँ जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं था जितना आप लोगों ने लिखा है। सभी लोगों को रायन की माँ पर हमदर्दी होने लगती है, लेकिन तभी रेने कहती है कि रायन डिजर्व्ड इट, यानी उसे मरना ही चाहिए था। जो सुनकर सभी लोग रेने के इस बर्ताव पर शॉक हो जाते हैं। वही रायन की माँ रोते हुए ऑफिस से बाहर चली जाती है। सभी लोग रेने के कारण शॉक में थे। फिर थोड़ी देर के बाद जेफ की हालत अचानक से खराब होने लगती है, जो देखकर रेने काफी खुश होती है। अब शाम को रेने पूरा ड्रेसअप होती है, अच्छा खासा मेकअप करती है और क्रेग से मिलने आती है। एजे उसे देखकर सोचने लगता है कि वो डेट पे जा रही है, लेकिन रेने कहती है कि नहीं, बस एक बिजनेस मीटिंग है।
खैर कैफे में काफी देर तक वो क्रेग का इंतजार करती है, लेकिन वो आता ही नहीं है। वो काफी नर्वस होने लगती है कि क्रेग ने उसका मजाक तो नहीं उड़ाया, लेकिन क्रेग फाइनली आ जाता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है। रेनी की ये पहली डेट थी। अब डिनर के बाद दोनों भी क्रेग के घर जाते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। अब सुबह रेने बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसका मूड तुरंत ही खराब हो जाता है क्योंकि उसे पुलिस ऑफिसर मारिया का फोन आता है, जो बताती है कि माइक के मरने के बाद जितने भी लोग पब में थे उनका इन्वेस्टिगेशन करना है। अब अपने डर को छुपाते हुए वो पुलिस स्टेशन आ जाती है और डिटेक्टिव को बताती है कि वो बस अपने कलीग्स के साथ वहाँ ड्रिंक करने के लिए गई थी। अब डिटेक्टिव उसे छोड़ देते हैं। अब वहाँ से वो ऑफिस आती है जहाँ पे सब लोग टेंशन में बैठे हुए थे क्योंकि अब पुलिस को माइक की भी बॉडी मिली थी और ऐसे लग रहा था कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है क्योंकि दोनों के भी वुंड सिमिलर थे। खैर अब शाम को वो क्रेग को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन क्रेग मैसेज करके बताता है कि वो अभी काम में बिजी है अपने नए बॉस के साथ। लेकिन रेने उसे सरप्राइज देने का सोचती है और उसके वेयर हाउस में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर वो जूलिया को देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और यहाँ पता चलता है कि जूलिया और क्रेग दोनों भी मिलकर रेने के पिता का बिजनेस खरीदने का प्लान कर रहे हैं। यानी कि क्रेग उसके साथ हैंग आउट करने का सिर्फ नाटक कर रहा था। रेने को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वहाँ पे रखा हुआ वो जूलिया का फोन चुरा लेती है। फिर वहाँ से जाकर वो जूलिया की जो गाड़ी होती है उसका टायर पंचर कर देती है। थोड़े समय के बाद क्रेग और जूलिया अपने घर जाने निकलते हैं, लेकिन जूलिया देखती है कि उसका टायर पंचर हो गया है। लेकिन तभी रेने प्रेटेंड करके वहाँ पे आ जाती है कि वो उसे मदद कर रही है और वो जूलिया का घर छोड़ने का ऑफर करती है। अब जूलिया ना चाहते हुए भी मान जाती है क्योंकि वो सुनसान जगह थी और शहर में एक सीरियल किलर भी घूम रहा था। अब कार में रेने जानबूझकर काफी फ्रेंडली बिहेव करती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब रेने जूलिया को कहती है कि मुझे तुम्हें अपने घर लेकर जाना है कुछ चीजें दिखाने के लिए। अब जूलिया आड़ा टेढ़ा मुंह करके उसके घर आ जाती है। वही रेने अपने पीछे चाकू छुपाए हुए थी। जब जूलिया गैरेज में आ जाती है तब रेने गैरेज को लॉक कर देती है और कहती है कि शहर में जो सीरियल किलर घूम रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। रेने जूलिया से माफी मांगने की डिमांड करती है। उसका मानना था कि जूलिया की वजह से ही उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, लेकिन जूलिया कुछ भी समझ नहीं पाती और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब रेने फाइनली जूलिया को पकड़कर उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन वो जूलिया को देखने जाती है तो गुस्से में जूलिया उससे पूछती है कि मैंने आखिर किया क्या है। ये सुनकर रेने गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। तुमने मेरा बचपन पूरा खराब कर दिया था। तुम्हारे वजह से मुझे सच में लगने लगा था कि मैं भूत हूँ। लेकिन जूलिया हंसकर उसे कहती है कि तुम एक लूजर हो और लूजर ही रहोगी। जो सुनते ही रेनी फिर से उसी डर वाले माहौल में चली जाती है। उसे लगता है कि सभी लोग उस पर हंस रहे हैं और सोचने लगती है कि क्या सच में मैं एक फेलियर हूँ और अपने बाल खींचने लगती है। जूलिया को वही छोड़कर वो घर से निकल जाती है। अब वो क्रेग के वर्कशॉप में आती है और उससे बात करने का बहाना बनाकर उसके साथ वो इंटीमेट होती है। सब कुछ होने के बाद वो वहाँ से सर्वेलेंस फुटेज का जो पेन ड्राइव होता है वो ले लेती है ताकि सबूत मिट जाए और निकल जाती है। अब ऑफिस में वो सीधा बॉस के पास आती है और डिमांड करती है कि मुझे जूनियर रिपोर्टर का प्रमोशन दे दो। अब जेफ जो होता है वो ये बात सुनता है और बॉस को मना करने के लिए कहता है, लेकिन जो उनका बॉस होता है नॉर्मन वो मान जाता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हें प्रोबेशन पे रख रहा हूँ। अब अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए रेने उसे कहती है कि मेरे पास एक और न्यूज है। जूलिया नाम की एक लड़की है, वो मिसिंग हो गई है और मैं उसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। वो मान जाता है। इससे रेने बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वही एजे भी उसे डेट के लिए पूछता है और वो हाँ कह देती है। ऑफिस में रेने जानबूझकर जूलिया के फ्रेंड्स को कॉल करती है और उनसे एज अ जर्नलिस्ट मिलने के लिए कैफे में जाते हैं। अब वो सभी लोग जूलिया के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद वो लोग रेने की भी काफी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी बड़ी जर्नलिस्ट बन गई है और कैसे वो जूलिया को ढूंढने में मदद कर रही है। वही ये तीनों रेने को ड्रिंक के लिए भी इनवाइट करती है। इस बात से वो काफी खुश होती है कि कैसे अब सब कुछ अच्छा हो रहा है जब उसने जूलिया का पत्ता कट किया है। खैर पुलिस ऑफिसर मरीना उसी बार की सर्वेलेंस फुटेज देख रही थी जिसमें वो सच में कुछ लोगों को मस्ती करते हुए देखती है, जैसे बिल्कुल रेने ने बताया होता है। लेकिन उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि माइक के अटैक के कुछ ही मिनट पहले खुद रेने भी बाहर से निकल गई थी। अब मरीना के मन में शक होने लगता है कि कहीं रेने भी इसके आगे पीछे कुछ शामिल तो नहीं। अब उसी दोपहर को रेने जूलिया का जो फियोंसे रहता है मार्कस, उससे मिलने के लिए उसे घर आती है। वो बताती है कि वो जूलिया की दोस्त के साथ साथ एक जर्नलिस्ट है और उसके
मिसिंग होने पर एक आर्टिकल लिखना चाहती है। अब मार्कस उसे इनवाइट करता है और उसे थैंक यू वगैरह कहता है क्योंकि उसका लिखा हुआ आर्टिकल लोगों का ध्यान खींचेगा और जूलिया को ढूंढने में मदद होगी। मार्कस काफी टेंस था और कहता है कि कल रात से जूलिया गायब है, वो ऐसा कभी भी नहीं करती। और वो जूलिया की काफी तारीफ करने लगता है कि कैसे उसका करियर अच्छा है, कैसे वो अच्छी गर्लफ्रेंड वगैरह भी है। लेकिन ये सुनते ही रेनी अंदर ही अंदर से गुस्सा होने लगती है और हंसते हुए वो मार्कस को जूलिया की फोटो लाने के लिए कहती है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो रेनी वहाँ से एक वाइन की बोतल और जूलिया का एक टॉप चुरा लेती है। वही सोफे पर कॉफी वगैरह भी गिरा देती है। अब मार्कस जूलिया का फोटो लेकर आता है जो वो ले लेती है। इसके बाद रेने ऑफिस आती है और वो आर्टिकल लिखकर पब्लिश कर देती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बॉस भी उसकी तारीफ करता है, लेकिन अगले ही पल में उसकी खुशी मिट जाती है क्योंकि अब उसकी बहन सेरेना का कॉल आता है जो कहती है कि जूलिया गायब हुई है, इसीलिए उसका असिस्टेंट अब घर आ रहा है, उसके पास ऑलरेडी चाबी है, वो घर के कुछ फोटो लेगा। ये सुनकर वो काफी डर जाती है और भागते हुए घर आती है। वो बंदा घर खोलने ही वाला होता है कि रेने आकर उसे रोकती है और उसे डांट कर भगा देती है। जिसके बाद वो पूरा तैयार वगैरह होती है, मेकअप करती है और जूलिया को वही टॉप पहनकर उसी के सामने आ जाती है और उसे ताने मारने लगती है। तो जूलिया गुस्से में कहती है, तुम्हारा मेकअप एक चुड़ैल की तरह लग रहा है, तुम तभी भी फेलियर हो और अभी भी। लेकिन रेने को अब एक अलग कॉन्फिडेंस मिल गया था, इसीलिए जूलिया की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो एजे के साथ डेट पर आती है। दोनों भी काफी अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन थोड़े ही समय के बाद वहाँ पर क्रेग अपने दोस्तों के साथ आता है। जब वो इन दोनों को साथ में देखता है तब जानबूझकर वो रेने के पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तरह उसे किस वगैरह करता है। अब एजे को ये देखकर काफी एम्बैरेसमेंट होती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब रेने भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी वो रास्ते में मार्कस को नोटिस करती है जो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। अब वो रेने को बताता है कि जूलिया इसके पहले भी घर से भाग गई थी और काफी हफ्तों तक वो वापस ही नहीं आती थी। वो और कुछ कहे उससे पहले ही मार्कस बेहोश हो जाता है। अब रेने मार्कस को घर छोड़ देती है और घर आने के बाद वो उसके फोन के कुछ मैसेजेस पढ़ती है जिसमें जूलिया के बारे में उसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलती है। घर पे आके रेनी अब एक चाकू उठाती है और गैरेज में आती है। रेनी को समझ आ गया था कि जूलिया का जो सोशल मीडिया पे इतना परफेक्ट लाइफ है जो वो दिखा रही थी, वो असल में एक झूठ था। मार्कस के मैसेजेस से ऐसा लग रहा था कि जूलिया मार्कस को भी अब्यूज कर रही है। जूलिया ने उसे भी रिलेशन में ट्रैप कर लिया है और मार्कस को हर रोज टॉर्चर करती है। मार्कस इस बात से काफी परेशान था और ये सारी बातें उस मैसेजेस में लिखी हुई थी और सब कुछ वो जूलिया को पढ़ के दिखाती है और कहती है कि तुम एक कैंसर की तरह हो, तुम मॉन्स्टर हो, जिसके भी लाइफ में जाती हो उसकी लाइफ ही बर्बाद कर देती हो। लेकिन अचानक से जूलिया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मॉन्स्टर मैं नहीं हूँ बल्कि मार्कस है, मुझे उसके जिंदगी से निकलना है। वो मुझे रोज मारता है लेकिन उसने मुझे ट्रैप करके रखा हुआ है, वही मेरा सोशल मीडिया हैंडल करता है और सब कुछ परफेक्ट पिक्चर डालता है। जूलिया के आंसू देख रेनी काफी शॉक हो जाती है क्योंकि जूलिया जो कह रही थी वो उसने कभी सोचा भी नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन जूलिया की तलाश के लिए बड़ा ही सर्च ऑपरेशन चलता है जिसमें काफी सारे सिटीजन्स भी शामिल थे। वही दूसरी जगह जूलिया अभी भी रेने के ही गैराज में थी। रेने अभी तक उसे भूखा ही रख रही थी, लेकिन मार्कस की मारने वाली बात सुनकर रेने ने उसके लिए अब कुछ खाना लाया था। अब दोनों की बातचीत चल रही थी तभी बाहर एजे आ जाता है। आज रेने ऑफिस नहीं आई थी, इसीलिए वो उसे देखने के लिए आया था कि उसकी तबीयत कैसी है। अब रेने भी उसे देखकर काफी खुश होती है और पब के इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है। लेकिन तभी अंदर से जूलिया कुछ आवाज करने लगती है और एजे को लगता है कि अंदर अभी भी क्रेग है, इसीलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है और रेने भी चुप रहती है। तो यहाँ पुलिस ऑफिसर मरीना देखती है कि जितने भी लोग मारे गए तब रिनी उनके आसपास ही थी, यानी वही मर्डर से रिलेटेड थी। इसीलिए वो अपने बॉस डायना के पास जाकर उसे कहती है कि हमें रिनी के घर की तलाशी लेनी चाहिए। लेकिन डायना को ये सब कुछ काफी नहीं लगता। तो खैर दूसरी जगह रेने अब जूलिया के लिए थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। जूलिया कहती है कि उसे थोड़ा फ्रेश होना है, इसलिए रेने उसे नहाने के लिए देती है और वो वहीं पर बैठकर उस पर नजर रख रही थी। तो वो नोटिस करती है कि जूलिया के शरीर पर काफी वार के निशान होते हैं, जो देखकर वो समझ जाती है कि सच में मार्कस उसे मारा करता था। अब रेने कश्मकश में थी कि वो जूलिया को मारे या नहीं, लेकिन उसे पता था कि जूलिया एक बुरी लड़की है और अभी भी उसे लग रहा है कि बचपन में उसने कोई भी चीज गलत नहीं की थी। तो यह पुलिस ऑफिसर मरीना को बताया जाता है कि जूलिया की कार मिल गई है। वो जानकर हैरान होती है कि उसकी कार रेने के पिता के ही वेयरहाउस के पास मिली थी। तो यहाँ पर जूलिया के नहाने के बाद रेने उससे कन्फ्रंट करती है कि बचपन में तुमने मुझे बुली क्यों किया, तुमने लगातार 5 साल मेरा मजाक बना के रखा था स्कूल में, क्यों?
तब जूलिया बताती है कि मेरी खुद की लाइफ एक मिजरेबल थी, मेरे माता पिता अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए दूसरों पर गुस्सा निकाल कर मुझे अच्छा फील होता था। ये सुनकर रेने को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जूलिया आगे उससे ये भी कहती है कि हम दोनों की भी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खराब थी, मैंने तुम्हारे साथ गलत भी किया था, लेकिन इतने सालों के बावजूद तुम विक्टिम बनकर ही रह रही हो, शायद तुम्हें भी मूव ऑन होना चाहिए था, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अच्छे पिता तो थे, एक घर था, मेरे पास वो भी नहीं था। दोनों भी हार्ट टू हार्ट बात कर ही रहे थे कि तभी रेने को क्रेग का मैसेज आता है और वो कहता है कि पुलिस को जूलिया की कार मिल गई है तुम्हारे पिता के वर्कशॉप के पास और पुलिस उससे कल शाम बात करने वाली है। ये जानने के बाद रेनी थोड़ा परेशान होने लगती है, इसीलिए वो शाम को क्रेग से डेट पर जाने का सोचती है। अब वो डेट पर जाने वाली थी, इसीलिए जूलिया उसका मेकअप करने में मदद करती है। यहाँ पर जूलिया आसानी से पेंसिल से रेनी को मार सकती थी। रेने को भी लग रहा था कि ये उसके ऊपर हमला करेगी, लेकिन जूलिया ऐसा नहीं करती। इनफैक्ट वो ये सोचने लगती है कि शायद दोनों भी अगर स्कूल में अच्छे दोस्त होते तो दोनों की भी जिंदगी शायद कुछ और होती। खैर, अब रेडी होने के बाद रेने क्रेग के घर आती है डिनर के लिए और बातों ही बातों में कहती है कि प्लीज पुलिस को मत बताना कि जिस रात जूलिया गायब हुई थी तब मैं भी वर्कशॉप पर आई थी। अब क्रेग भी मान जाता है। अगले दिन ऑफिस में नॉर्मन, एजे और रेने इन दोनों को भी सर्च पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है ताकि जूलिया के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। वही जेफ आकर रेने को हिंट देने लगता है और कहता है कि मैंने मार्कस से बात की थी और मुझे उससे कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली है तुम्हारे बारे में। रेनी को समझ आता है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन रेने कुछ कर नहीं पाती। अब जेफ भी उस सर्च ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए वॉलंटियर करता है। तो यहाँ पुलिस ऑफिस में मरीना सबके सामने वापस रेनी का नाम लगाती है और कहती है कि यही सारी क्राइम से रिलेटेड है, लेकिन उसके बॉस को ये बात पसंद नहीं आती और मरीना को डांट देती है और कहती है कि हमें बाकी लोगों पर भी शक करना चाहिए। कि अब शाम को सभी लोग सर्च पार्टी के लिए हॉल में आए होते हैं, जहाँ पर रेने, एजे और जेफ भी होता है। तब तक वहाँ पे पुलिस ऑफिसर मरीना भी आ जाती है। जब थोड़ी देर के बाद जूलिया के फ्रेंड से बात करने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि स्कूल में जूलिया रेने को बुली किया करती थी, उसे परेशान करके छोड़ा था। ये बात जानकर मरीना को काफी हैरानी होती है, जिसके बाद मरीना एजे और रेने से बात करने के लिए आती है और रेने से कहती है तुम बहुत ही ज्यादा होशियार और ब्रेव लड़की हो जो अपने ही स्कूल बुली को ढूंढने में मदद कर रही हो। जिस लड़की ने तुम्हें स्कूल में इतना टॉर्चर किया, परेशान किया, आज तुम उसी ही ढूंढ रही हो। ये बात सुन के एजे भी सरप्राइज होता है। वही रेने ये सुनकर बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ मार्कस उसे पकड़ लेता है और साइड में लेता है और कहता है मुझे पता है मेरे घर से वाइन तुमने चोरी की थी और कॉफी भी गिराई थी, मैंने ये सारी बातें जेफ को बता दी है और अब वो तुम्हें जॉब में मिसकंडक्ट के लिए फायर करने वाला है। वो उसे डरा ही रहा था कि तभी वहाँ पे एजे आ जाता है और रेने को बचा लेता है, लेकिन रेने पैनिक स्टेट में होती है और वो एजे पर ही चिल्ला देती है। जिसके बाद रेने बाहर निकल कर गुस्से में मार्कस का पीछा करने लगती है और एक जगह जाकर वो अपने पर्स से चाकू निकाल कर उस पे अटैक ही करने वाली थी कि तभी रास्ते में जेफ उसे देख लेता है जो साइकिल पर था और उसे देखकर समझ आता है कि शहर में जो सीरियल किलर है वो और कोई नहीं बल्कि रेने ही है, क्योंकि उसके हाथ में वो चाकू भी था। अब जेफ साइकिल से भागने लगता है, वही रेने उसके पीछे पीछे जाकर चिल्ला रही होती है कि एक बार मेरी बात सुन लो। रेने के बार बार चिल्लाने के कारण जेफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक कार से जाकर टकरा जाता है और उस बेचारे की वही मौत हो जाती है। और इसी तरह रेने बिना कुछ कहे ही एक विटनेस से छुटकारा पाती है। लेकिन रेने अब काफी शॉक होती है, उसे ये सब कुछ बंद करना था, इसीलिए वो उस नाइफ को गटर में डालने का सोचती है। लेकिन तभी उसे एक थ्रेटनिंग मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता है तुमने क्या किया है। यह मैसेज मार्कस ने भेजा था। तो यहाँ मरीना क्रेग से इंटरोगेट करने जाती है, जो बताता है कि उस रात वो जूलिया से मिला था, वो उसके वर्कशॉप में आई थी और एक रिनोवेशन प्रोजेक्ट में मदद कर रही थी और वो रेने का घर खरीदना चाहती थी। लेकिन क्रेग ये नहीं बताता कि उस दिन रेने भी उनके साथ थी। तभी मरीना कहती है कि ये काफी अजीब बात है ना कि जूलिया रेने की बुली थी स्कूल में और वो आज उसी को अपना घर बेचना चाहती है। लेकिन क्रेग कुछ कह नहीं पाता और उसके हाव भाव देखकर मरीना समझ जाती है कि क्रेग कुछ छुपा रहा है। तो यहाँ मार्कस रेने को अब ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए रेने वापस आके जूलिया को कन्विंस करती है कि क्यों ना हम मार्कस को तुम्हारे किडनैपिंग में फंसाए।
जिससे तुम भी छूट पाओगी और मैं भी। लेकिन जूलिया को यकीन नहीं था कि वो ये कर पाएगी कि नहीं। लेकिन रेने जूलिया को कन्विंस करती है कि मार्कस एक अब्यूजर है और उसे जेल भेजना जरूरी है, और दोनों भी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जिसके बाद ये दोनों भी मार्कस के कंट्री हाउस में आते हैं और लॉक तोड़कर अंदर आते हैं, जिसके कारण घर के अलार्म बजने लगते हैं, यानी कि मार्कस अब जल्दी ही यहाँ पर आने वाला था। जूलिया पुराने कपड़े पहनकर वहाँ पर कैद होने का नाटक करती है ताकि ऐसा लगे कि मार्कस ने उसे वहाँ कुछ दिनों तक रखकर टॉर्चर किया था। थोड़ी देर में मार्कस वहाँ पे आता है और अपने फियोंसे को बंदा देखकर वो शॉक होता है। वहीं रेने चुप कर पुलिस को कॉल करने जाती है। तभी हम देखते हैं कि मार्कस को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं था कि जूलिया यहाँ पे कैसे आई या फिर उसे किसने किडनैप किया था। वो उसे सीधा मारने लगता है और पूछता है कि तुम किसके साथ थी इतने दिनों से, तुम मुझे चीट कर रही थी, कौन है वो आदमी। इसके कारण रेने को इंटरवीन करना पड़ता है। मार्कस उसे देखकर हैरान होता है और समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो जूलिया पर अटैक करके उसे पूछने लगता है सच्चाई बताने के लिए। तभी जूलिया रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। ये देखकर मार्कस उसे कहने लगता है कि ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। अब ये देखकर जूलिया उसे वापस अपनाने वाली थी, लेकिन मार्कस बस ये नाटक कर रहा था, और वो ऐसे ही जूलिया को हमेशा फंसाता था, जो रेनी समझ पाती है और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मार्कस को सीधा दूसरे फ्लोर से धक्का दे देती है, जिसके कारण उसकी मौत होती है। थोड़े समय बाद पुलिस आती है और मरीना रेने को वहाँ पे देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और आखिरकार रेने को अरेस्ट किया जाता है। अब मरीना जूलिया से इंट्रोगेट करने लगती है, लेकिन जैसे प्लान था उसी के मुताबिक ये दोनों भी बताते हैं कि मार्कस ने ही जूलिया को किडनैप करके वहाँ पे रखा हुआ था। वहीं रेने को अपने जर्नलिस्टिक इंट्रूजन से पता चल गया था कि मार्कस ही जूलिया के गायब होने का कारण है, इसीलिए वो मार्कस का पीछा कर रही थी और इस घर तक आ पहुंची थी। सेम चीज जूलिया भी बताती है, लेकिन अलग अलग तरीके से मरीना रेने के ऊपर प्रेशर डालने लगती है, लेकिन रेने तस की मस नहीं होती। वही जूलिया को भी सेम सवाल पूछे जाते हैं और वो भी यही बताती है कि मार्कस ने ही सब कुछ किया था, लेकिन मरीना को ये सब कुछ फेक लग रहा था। वही जो नाइफ थी जो कंट्री हाउस में मिली थी वो एक कारपेंटर नाइफ थी, और रेने के पिता भी कारपेंटर थे। इन सब में रेने का इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट हो रहा था, और इसीलिए वो रेने के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगती है। इसी के कारण मरीना की बॉस यानी डायना उसे रोकती है, क्योंकि इनके पास कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं था कि ये सब कुछ रेने ने किया है। इसीलिए जूलिया और रेने दोनों को भी रिलीज किया जाता है। इसके बाद रेने उसी समय जूलिया के घर आती है, जहाँ पे काफी सारा मीडिया था, लेकिन जूलिया घर आती ही नहीं है। जिसके बाद रेने अपने घर वापस आती है, और तब उसे पता चलता है कि जूलिया उसी के घर में आई होती है। दरअसल वो काफी डरी हुई है कि उसने अपने ही फियांसे को मार डाला था और उसे पता नहीं है कि अब वो क्या करे। लेकिन रेने उसे समझाती है कि तुम अब फ्री हो, जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। ये सुनकर जूलिया रेने को गले लगाती है और थैंक यू कहती है, और दोनों भी काफी सेलिब्रेट करते हैं। दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। अब एक दिन दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ पब में आते हैं। यहाँ पे जूलिया बताती है कि मार्कस ने उसके कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए थे, और इसीलिए वो खुद के ही पैसे निकाल नहीं पा रही है। इसीलिए रेने उसे अपना कार्ड यूज करने के लिए देती है। अब उसी रात को मरीना रेने के घर पे घुस आती है और हर जगह की तलाशी लेती है, और उसे वो पेन ड्राइव मिलता है जिस पर हम देखते हैं कि रेने ने ही जूलिया की कार को पंक्चर किया था। अब अगले सुबह मरीना रेने को धमकाती है और कहती है कि अब तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन रेने कहती है कि इससे कुछ भी साबित नहीं होता कि मैंने ही जूलिया को किडनैप किया था, और ये सच भी था। तो मरीना उसे धमकी देती है कि तुम एक सीरियल किलर हो और तुम वापस कोई ना कोई गलती जरूर करोगी, और तब मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, और वहाँ से चली जाती है। अब रेने क्रेग से भी ब्रेकअप करती है, लेकिन क्रेग को समझ आता है कि रेने उसका फायदा उठा रही थी ताकि पुलिस से वो झूठ कहे। इसीलिए अब वो उसे ब्लैकमेल करके पिता का बिजनेस उसके नाम पे करने के लिए कहता है। अब रेने भी मान जाती है। अब अगले दिन रेने जूलिया को अपने ऑफिस लेकर आती है। सभी लोग जूलिया को बधाई देते हैं, और जूलिया रो पड़ती है कि कैसे उसके लिए वो डिफिकल्ट पीरियड था, और वहाँ से वो निकल जाती है। वो आखिरी दिन था रेने ने उसे देखा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रेने और एजे दोनों कपल बन गए थे, लेकिन जूलिया अब रेने का कॉल लेना बंद कर देती है। काफी दिनों तक बात ही नहीं करती, रिप्लाई ही नहीं करती। हालांकि उसका कार्ड अभी भी यूज कर रही थी, जो बात रेने को पसंद नहीं आती। वही एक दिन एजे और रेने दोनों भी घर पे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एजे ने पुलिस ऑफिसर मरीना को अपना दोस्त बना लिया था, और मरीना उसे क्राइम वेपन की तस्वीर भेजती है, यानी वो नाइफ का पिक्चर। अब एजे को याद आता है कि ये
सेम चीज उसने रेने के डेस्क पर भी काफी बार देखी थी, इसीलिए वो रेने से इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है। पहले रेने इन सारे क्राइम से इनकार कर देती है, लेकिन गलती से वो एडमिट करती है कि उसी ने इन सारे लोगों को मारा है क्योंकि वो बुरे लोगों को मिटाना चाहती थी। अब एजे ये सुनकर काफी ज्यादा पैनिक होता है और उसे मॉन्स्टर कहने लगता है। उसे बस यहाँ से निकलना था, लेकिन रेने उसे जाने ही नहीं देती और जब वो जबरदस्ती करता है तब रेने एजे को भी मार डालती है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है और तभी घर का दरवाजा खुलता है। हम देखते हैं रेने की बहन सेरिना वहाँ पे आई थी और वो इस हॉरिबल सीन को देखकर हैरान होती है और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। सो दोस्तों, ये थी सीरीज स्वीट पी जो हाल ही में रिलीज हुई थी, एक साइको किलर के ऊपर बेस्ड थी। ये मेरे चैनल का आखिरी वीडियो है इस साल का। आप सभी को नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगले साल, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप यहाँ तक रुके हो तो मुझे भी जरा हैप्पी न्यू ईयर विश करते जाइएगा। बाय।